चलिए, सबसे पहले तो विषय जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका प्रैक्टिकल होगा, तो दे कैन डेफिनेटली आस्क ऑपरेटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, इन्वेस्टिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की प्रॉपर डेफिनेशन। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बोलना। क्लास में तो हम जैसे बोलते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपके रोज की एक्टिविटीज है, बट द प्रॉपर आंसर वुड बी principal revenue generating activities. Yes, principal revenue मतलब मेन एक्टिविटीज जिससे मुझे पैसा कमाना है, तो लर्न करो इससे, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। यस, देखो यहाँ पे भी कहीं आपको मिल जाएगा, here स्कैनर में से दिखा रही हूँ। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज and other activities that are not investing or financing in nature. Proper आप इसको learn करके जाएं। Then investing activities, acquisition and disposal of long-term assets, acquisition and disposal of long-term assets and investments, मतलब purchase and sale of long-term assets and investments। पर इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती बताओ। यस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें नहीं आती, क्योंकि उनको हम पार्ट मानते हैं किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, इसलिए हम उन्हें यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी भी आपको पता होनी चाहिए। Inflow and outflow of cash and cash equivalents from sale or acquisition of fixed assets and other investments not included in cash equivalents। मतलब वो वाली investments नहीं लेनी जो cash equivalents में included है, यानी short term investments नहीं लेनी। या फिर ये भी वही हो गया, acquisition and disposal of long term assets and other investments, those investments which are not included in cash equivalents। Yes, फिर proper definition of financing activities, that is change in the size and composition of owner's equity या owner's capital and borrowings of the enterprise। Change in the size and composition of owner's capital and borrowings of the enterprise। मतलब कैपिटल और बोरोइंग्स यानी फंड्स रेज करने की बात हो रही है। या तो आप फंड्स रेज कर रहे हो या फिर वापस कर रहे हो, चेंज हो रहा है ना कुछ, तो ये प्रॉपर लर्न करके जाओ। चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, कैपिटल में इक्विटी कैपिटल भी और प्रेफरेंस भी, एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। यू टेल मी, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है या बोथ? द आंसर इज बोथ, बिकॉज जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको भी हम फाइनेंसिंग में ही दिखाते हैं, इवन दो वो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ठीक है, तो अगर कोई एग्जामिनर है जो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछ रहा है, वो आपसे पूछ सकता है तो बोरोइंग्स कौन सी बोरोइंग्स, तो you'll say both short term and long term। Like if you issue debentures, that is a long term borrowing. If you take a short term loan from bank or bank overdraft, that also will be shown under financing activities। Clear है विषय? Then सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बताइए इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। Everyone will give me the answer. Correct, Manpreet? Correct, Palak? Correct, Raisal? Correct, Prableen? Correct, Gauri? Correct, Bhavya? The answer is no flow.
बिकॉज कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, दोनों ही पार्ट होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के। इसके लिए आप बोलेंगे इफ देर इज अ मूवमेंट between items of cash and cash equivalents then there is no flow। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के आइटम्स के बीच में ही कुछ मूवमेंट हो रही है तो देर इज नो फ्लो। इट्स लाइक हमारी वन पॉकेट से पैसा दूसरी पॉकेट में जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। सो करेक्ट, ये पूछ सकते हैं वो आपसे। देन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसका भी यही आंसर है। देन ये तो मैं आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, वन एक्टिविटी विच इज फाइनेंसिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। आंसर दीजिए। करेक्ट मनप्रीत? यस भव्य, क्या बोला आपने? वन activity which is financing for every type of enterprise. Correct Gauri, correct Deepika, correct Raisal, correct Prableen, correct Palak. Yes. So the answer is dividend paid or payment of dividend। किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना उसका मेन ऑपरेशन नहीं हो सकता। डिविडेंड पे करना आपका रोज का काम हो ही नहीं सकता। ये हमेशा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगी, चाहे आप एक फाइनेंशियल कंपनी ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल कंपनी कौन सी होती है? जिसका मेन काम होता है कहीं से लोन लेना, कहीं लोन देना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना। तो या जैसे स्टॉक ब्रोकर होता है, वो भी एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। बट इस एंटरप्राइज के लिए भी डिविडेंड की पेमेंट कभी भी रोज का काम हो ही नहीं सकता है। तो डिविडेंड पेड इज always a financing activity। ओके, अच्छा अब आप बताओ, a mutual fund company receives dividend of rupees 25 lakh on its investments in another company's shares। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? Everyone, mutual fund company receives dividend of 25 lakh on its investment in another company's shares। Correct Deepika, not correct Manpreet, correct Raisal, correct Bhavya, correct Gauri, correct Prableen, the answer is operating activity। विषय म्यूचुअल फंड कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी होती है, फाइनेंशियल, इसका पैसों से रिलेटेड कुछ काम होता है। ये लोगों से पैसे लेती है और उनको फिर शेयर्स खरीदने में लगाती है, ये इसका मेन काम है। तो अगर इसका मेन काम है शेयर्स खरीदना किसी और कंपनी के, तो उस पे डिविडेंड मिलना भी तो इसका मेन काम हुआ। इट इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, so this dividend received is an operating activity। Do you understand? Then अगर जैसे पेपर में भी या प्रैक्टिकल में अगर वो आपको स्पेसिफाई नहीं करते कि वो फाइनेंशियल कंपनी की बात करें या नॉन फाइनेंशियल की, तो आप क्या मानेंगे? करेक्ट, मतलब बेसिक रेगुलर कंपनी विच इज अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब बताइए, लोन्स एंड एडवांसेस granted, loans and advances granted, आपने दिए हैं loans and advances, what type of activity?
करेक्ट प्रबलीन, नॉट करेक्ट मनप्रीत, करेक्ट राइजल, करेक्ट गौरी, भव्य बताइए, मनीष बताइए, नॉट करेक्ट भव्य, करेक्ट दीपिका। विषय मैंने यहाँ पे कंपनी स्पेसिफाई नहीं की तो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। लोन देना मेरा रोज का काम तो नहीं है, पहली बात। ये मैंने किसी को लोन दिया है, क्यों दिया है? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने लोन दे दिया ताकि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिए, लोन लेना फाइनेंसिंग होता है, लोन देना इन्वेस्टिंग होता है। समझ रहे हैं? क्यों लोन दिया? आई रिपीट, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, वो ग्रो नहीं कर रहे थे, पैसे बस पड़े थे, तो आपने सोचा अगर मैं किसी को लोन दे दूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर ये एक फाइनेंशियल कंपनी होती, सपोज मैं कहती फाइनेंशियल कंपनी है, फिर क्या होता आंसर? यस, ऑपरेटिंग। फिर तो ये मेरा मेन काम हो जाता, लोन लेना, लोन देना। ठीक है, ये मैं कहाँ से क्वेश्चंस ले रही हूँ? आपकी बुक से ही लिए मैंने क्वेश्चंस। तो ये देखो, ये म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन, पेज S.24, ये लोन वाला क्वेश्चन हो गया। आज मैंने आपको एक वीडियो भेजा था और उसमें मैंने लिखा था कि जो लास्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है। आपने देखा था? तो वो ये था, net increase in working capital other than cash and cash equivalents will increase, decrease or not change cash flow from operating activities. तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इन योर फाइनल पेपर ऑल्सो। तो इसमें मैंने कैसे बताया था आपको, वर्किंग कैपिटल होती है जैसे CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल अगर ज्यादा हो गई है, यानी जो करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं कंपेयर्ड टू करंट लाइबिलिटीज, और अगर करंट एसेट्स बढ़ते हैं, तो अच्छी बात बुरी बात में क्या करते हो? करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो प्लस करते हो या माइनस? माइनस। तो माइनस से आपको फील आएगा कि कैश का फ्लो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द आंसर। और इसका ऑपोजिट भी आ सकता है पेपर में, कि अगर वर्किंग कैपिटल कम हो रही है तो आप सोचेंगे अच्छा वर्किंग कैपिटल कम हो रही है यानी कि करंट एसेट्स कम हो रहे होंगे। करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो हम इनको प्लस, तो वहां पे हो जाएगा इंक्रीज इन कैश। समझ सकते हो? थोड़ा देख लो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है। ओके, then कुछ general questions, easy questions. Accountant of Manav Limited, while preparing cash flow statement, added depreciation provided on fixed assets to net profit for calculating cash flow। कि भाई उसने depreciation को add कर दिया, क्या उसने ठीक किया? yes, उसने ठीक किया, क्योंकि depreciation एक non cash expense होता है और हम non cash और non operating items को adjust करते हैं profit में, तो उसने ठीक किया। सही है, समझ सकते हैं? देन वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सीधा आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जैसे कैश की अलग डेफिनेशन है और कैश इक्विवेलेंट्स की अलग डेफिनेशन है, वैसे तो टेक्निकली दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, बट नॉर्मली वो आपसे पूछते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो आप ये वाली डेफिनेशन वहां पे दे देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। यानी ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको आप बहुत जल्दी से बेच सकते हो और बहुत जल्दी से वो पैसों में भी कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें रिस्क का भी जो चांस होता है वो ना के बराबर होता है। आप मुझे बताएंगे कि इसका पीरियड क्या होता है? पीरियड शॉर्ट टर्म मतलब व्हाट? नो, वो तो करंट एसेट हुआ। शॉर्ट टर्म मतलब व्हाट?
3 months. 3 months. Maturity period is up to 3 months. I thought ये आपको याद होगा. Anyway, this page is S.17. देख लो इन बातों को ध्यान से. और अगर वो सिर्फ कैश की डेफिनेशन पूछते हैं कि कैश की क्या डेफिनेशन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो आप कहेंगे कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. मतलब जो पैसे आपने अपने बैंक में रखे हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जिनको आप कभी भी निकाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स, उसे हम कैश मानते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. तो देख लो, कैश की डेफिनेशन अलग है, कैश इक्विवेलेंस की अलग है, बट अगर वो ऐसे जनरली पूछ लेते कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की डेफिनेशन बताओ, तो आप ये बोल देंगे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर readily convertible into a known amount of cash which have a insignificant risk of change in value. एग्जाम्पल, अगर वो आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल दो कैश इक्विवेलेंस के, तो आप कहेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स कह सकते हो, आप कह सकते हो चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड. आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. ये देखो, यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक. ये थोड़ा डिफरेंट है, ये शायद आपको नहीं पता हो, बट दिस इज ऑल्सो. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को अभी हमने किस नाम से देखा था? मैंने अभी एक नाम बोला था, डिमांड डिपॉजिट्स. यस. ऑल्सो ट्रेजरी बिल, जैसे आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है. मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. मोस्टली इनका पीरियड जैसे 91 डेज का होता है, तो 3 months. कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ दीज आर रिडीमेबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. ये बड़ा यूनिक सा पॉइंट है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को तो हम जनरली लॉन्ग टर्म मानते हैं. यस, प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है अगर वो रिडीम हो रहे हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जो कि एक एक्सेप्शनल चीज है, बट ये भी एक पॉइंट है. तो देखो, अगर आप किसी भी चीज के डीप में चले जाओ तो आपको और बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी. 5.4 पेज है. सो कैश की डेफिनेशन, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. कैश इक्विवेलेंस की डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड. बोलो, साथ साथ बोलो तो लर्न हो जाएगी. That are readily convertible into a known amount of cash and are subject to insignificant risk of change in value. मैंने कितनी बार ये डेफिनेशन बोली अभी, so that you can memorize it. यहाँ पे जो पीरियड है उसको हम 3 months और लेस मानते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स, ट्रेजरी बिल्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. राइट? ओके. देन अगर वो आपसे पूछें, एक और वो पूछ सकते हैं कैश फ्लो का क्या मतलब होता है. कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे कैश फ्लोज आर इनफ्लोज यानी रिसीट्स, एंड आउटफ्लोज यानी पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड. आपने बोलना है AS3 रिवाइज्ड. ओके. देन जैसे पूछ रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट कब बनती है? टीचर पूछ रहा है या पेपर में आ गया, क्योंकि देखो CBSE का क्वेश्चन है. वैसे 2 marks में ये डेफिनेटली बन सकता है. एक इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट कब कहलाती है? जब उसे आप रेडली कन्वर्ट कर सको इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश. मतलब उसको आप फटाफट बेच सको और आपको पहले से ही पता होगा कि कितने पैसे आपको मिलेंगे, इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश, और जिसमें रिस्क का चांस ना के बराबर है, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 months या उससे कम है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन.
तो एक इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट कब बन जाती है? जब इट कैन बी रेडली कन्वर्टेबल इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश which is subject to insignificant risk of change in value and which has a maturity period of 3 months or less from the date of acquisition. Can you remember this? ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. पेटेंट्स परचेज्ड क्या एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है? नो, बिकॉज ये तो एक लॉन्ग टर्म एसेट आपने खरीदा है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी. ओके, एक बच्चे ने पूछा है कि अगर हम सारे क्वेश्चन पढ़ लें स्कैनर के तो क्या वो इनफ होंगे? देखो बच्चे, इनफ तो कुछ भी नहीं होता, बिकॉज जैसे वन ऑफ यू वर शेयरिंग दैट आपसे 11th का भी उन्होंने कुछ पूछ लिया था, लाइक व्हाट इज प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट. तो इनफ तो कुछ भी नहीं है, जितना ज्यादा पढ़ के जाएंगे उतना अच्छा है. बट येस, स्कैनर विल गिव यू अ गुड आइडिया of the type of questions that can come in your final paper also and in the viva as well. But it is not enough in the sense कि आप और भी पढ़ के जाएंगे. Okay. Then बाकी कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं वो मैं स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रही हूँ. ये तो आपको पता लग ही गया. एक एक्टिविटी जो सभी के लिए फाइनेंसिंग होती है, डिविडेंड पेड. अच्छा, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार देख कर जाएं. अच्छा, वो पूछे अगर फाइनेंशियल कंपनी का कोई एग्जाम्पल दो, तो आप कहोगे इंडिया बुल्स, कोई भी बैंक, मुथूट फाइनेंस, कोई भी स्टॉक ब्रोकर, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी. ये सब कौन है? यस. फिर मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया था, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों का कंपोनेंट हो. तो मैंने बताया था ना, अगर आपने टीवी खरीदा है हायर परचेज पे यानी इंस्टॉलमेंट्स पे, तो जब आप टीवी के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट सिग्निफाई करेगा उस टीवी का अमाउंट, यानी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह देखा जाएगा, और इंटरेस्ट कन्वे करेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डू यू रिमेंबर दिस? क्या इनकम टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग होता है? नो, इनकम टैक्स हमेशा ऑपरेटिंग नहीं होता है. जैसे इफ इनकम टैक्स इज पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर, सॉरी सेल ऑफ एसेट, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगा? इन्वेस्टिंग. और ऐसा रियल में भी होता है. मान लीजिए आपने कोई घर बेचा, तो उस पे आपको जो प्रॉफिट होता है, जिसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं, उस प्रॉफिट पे भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, जो कि एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है. पर वो इनकम टैक्स मैंने एसेट की सेल पे दिया है, ये मेरा रोज का काम नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वुड इट बी? बोलो गौरी. यस. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के कितने टाइम के बाद आपको उसे पे करना होता है? When you declare dividend, you have to pay it within. No, 30 days. 30 days के अंदर पे करना होता है, इसलिए हम डेक्लेरेशन को भी आउटफ्लो मानते हैं. तो when you declare dividend, चाहे वो फाइनल डिविडेंड है चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है, लॉ कहता है कि उसके 30 दिन के अंदर आपको वो पे करना होगा. सो डेक्लेरेशन को भी आप आउटफ्लो मानते हैं, राइट? ये देखो, इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे, मैं वैसे आपको रीड करा दूं फॉर योर नॉलेज. It is declared by the board and transferred to a separate bank account within 5 days of being declared. Yes.
जब मैंने डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर मुझे वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना है, ताकि वो पैसे मैं यूज ना कर सकूं। आई एम द कंपनी, मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं डिविडेंड दूंगी, तो वो जो भी मैंने डिक्लेयर किया उतना पैसा मैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन, और 30 days के अंदर मैं उसको एक्चुअली पे भी कर दूंगी, राइट? देन प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको पता है कि जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है वो एक डैश होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि अभी पता नहीं शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तभी पे करना है, अदरवाइज नहीं, सो इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो वी डू नॉट शो इट इन द बैलेंस शीट और इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? मैंने आपको ये टर्म 1 में भी बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट आप बनने वाले हैं, मोस्ट ऑफ यू, तो यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जिसका नाम है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कहता है कि प्रपोज डिविडेंड को हम बुक्स में शो नहीं करते, इसे हम नोट्स में शो करते हैं एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अभी अगर शेयर होल्डर्स इसे अप्रूव करेंगे तभी हम इसे पे करेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट? लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन सेम पलक के पेपर में आया था और हमने इसको डिस्कस किया था। जस्ट टेलिंग यू कि एक बार देख लीजिए इसको भी। देन कोई अगर आपसे पूछे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं, नॉन रेकरिंग, ये बार बार नहीं अकर करती, और ये इनकम की फॉर्म में भी हो सकती हैं और लॉस या एक्सपेंस की फॉर्म में भी हो सकती हैं। इनको हम एक बार तो वर्किंग में, जब वर्किंग बनाते हैं तो प्रॉफिट्स में प्लस या माइनस कर देते हैं, जो भी इसकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग, और फिर नीचे जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म होने लगती है वहां पे भी इनको प्लस या माइनस करके दिखाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लो या आउटफ्लो। जैसे इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, कोई लॉस हो गया था तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये एसपीएल के कौन सी साइड पे आ रहा होगा इंश्योरेंस क्लेम? यस, तो इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, बट अभी ना मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई आंसर विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, यस और नो? मुझे बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स चाहिए, तो मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहूंगी इसने मेरे प्रॉफिट को अभी बढ़ाया हुआ है बट ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस करके दिखा देंगे जो छोटी सी वर्किंग बनती है उसमें। फिर जब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी बन गई, एंड में उसको हम माइनस करके दिखाएंगे, सॉरी प्लस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक डैश है। क्या है? एंड में हम इसको प्लस करके दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही, क्योंकि ये एक डैश है, इनफ्लो है, इनफ्लो है, इसलिए हम इसको नीचे ऐड करके दिखाएंगे। तो एक बार ऊपर माइनस हो गया और एक बार नीचे ऐड हो गया, देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी हम इसको शो करते हैं। मान लीजिए आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा व्हाट आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आप उनको बोलेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आर आइटम्स विच आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। फिर आप कहेंगे इफ आई start with this example only, I will take the example of insurance claim received to explain.
First, while calculating net profit before tax and extraordinary items, we are going to subtract it from profits. And while preparing operating activities, in the end, we are going to add it because it is an inflow of cash. Yes? तो ये इनकम है. मैं आपको लिख के बताऊं क्या एक बार? Extraordinary items, non-recurring in nature, कभी कभी होती हैं, ये बार बार नहीं होती हैं. इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, बट मैं अभी 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ. लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, और एक जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. तो जब आप वर्किंग बनाएंगे ऊपर छोटी सी, उसमें आप इसको पहले ऐड करके दिखाएंगे, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स चाहिए. और मेन सोल्यूशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बिल्कुल नीचे नीचे जाकर एंड में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो ऊपर वर्किंग में आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे ऑपरेटिंग में बिल्कुल एंड में जाकर इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ये इनफ्लो है. यस? क्वेश्चन 6 निकालिए अपनी बुक में, पेज 5.94 पर. क्वेश्चन 6 पेज 5.94 खोल लिया बच्चे सबने? ओके, यहाँ पे देखो, पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स. तो ये बस जो हमारी वर्किंग होती है उसकी बात हो रही है. तो वर्किंग में हम क्या दिखाते हैं? सरप्लस, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड की कोई बात, टैक्स की कोई बात, और अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है तो वो. यहाँ पे हमें उन्होंने दिया है प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मुझे पता है. प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और इंटरिम डिविडेंड ऑन अगेन इक्विटी शेयर्स. आप एक बात बताएं, अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया है तो क्या प्रेफरेंस को नहीं दिया होगा? ये मैंने आपको बात पहले भी बताई है, और अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज रिकॉल करें. मैंने कहा था कि मैं डिविडेंड पे एक पूरी क्लास लूंगी. यस, तो अभी से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में, दैट अगर वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये डिविडेंड इक्विटी का है, तो आप समझ जाइए कि प्रेफरेंस को भी डिविडेंड होगा, दिया होगा, बिकॉज प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी को दिया जाता है. तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे छोटी सी वर्किंग बनानी है, जो कि है वही सरप्लस दैट इज बैलेंस इन एसपीएल, क्लोजिंग 7,20,000 minus surplus that is balance in SPL opening that is 4 लाख. तो आपका प्रॉफिट हो गया इस साल का 3,20,000. अब प्रॉफिट में आप ऐड करते हैं डिविडेंड, टैक्सेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, और अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स है. तो यहाँ पे एक तो हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड है
बताओ कौन सा हम लेंगे? डिविडेंड पेड। अब तो ये पेड हो गया ना, क्योंकि पिछले साल प्रपोज किया था, इस साल पे हो गया। सो दैट इज लास्ट ईयर का डिविडेंड विच इज 1,60,000। ठीक है, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड को भी हम यहीं पे लेते हैं। एक ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है ये फाइनल डिविडेंड होता है, और इंटरिम डिविडेंड साल के बीच वाला होता है। वैसे इनका ट्रीटमेंट सेम है। तो इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ये आपको गिवन है। ठीक है, अब ये तो फिर ऑब्वियस हो जाता है, दिस इज ऑब्वियस दैट अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि हमने इक्विटी को डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस को भी दिया होगा। तो छुपी हुई बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। छुपी हुई बात देखो क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स के आगे एक परसेंटेज दी हुई है विच रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो 6 लाख के ऊपर 10% का डिविडेंड हमें देना पड़ेगा। यस और नो? अब ये किस वैल्यू पे लेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग, उसकी बातें वैसे मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो सेम है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही सब भी बातें मैंने आपको रिवाइज करवानी है। सो अभी तो सीधा 6 लाख पे 10% हो गया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो बताइए, ये हो गया 60,000। सो व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? 5,80,000। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस और नो? This is what they wanted us to find out, right? तो ये छोटी छोटी बातें हैं मुझे जो आपको डीप में जाएंगे तभी याद रख सकते हो। तो आप डीप में जाओ, बिकॉज यू हैव टाइम एंड यू वांट नॉलेज, और अब आपने सीए भी करनी है, तो आपको डीप में जाना चाहिए। बताइए, बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, एक बात और, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो आपको पता है कि आप उसको यहाँ पे वर्किंग में ऐड कर देते हैं। अगर ऐसे आ जाए ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, फिर क्या करें? सेम, उसको भी आप छोटी सी वर्किंग में ऐड कर दें, दैट्स इट। कि प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे आपने रिजर्व में डाले। तो आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल हियर, ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट?